बजट इजलास के पहले मरहले में सदर के खिताब के बाद अब शुक्रिया की तहरीक पर आज लोकसभा में शुरू होगी बहस। तहरीक शुक्रिया की तहरीक पर बहस के लिए मुकर्रर किया गया है 4 दिन का वक्त। लोकसभा की कार्रवाई शुरू होगी शाम 4 बजे। वज़ीर आज़म ने मरकजी बजट का किया खैर मकदम। बजट को करार दिया आवाम दोस्त और तरक्की पसंद। वज़ीर ख़जाना का अदा किया शुक्रिया। कहा बजट आया है तरक्की के नए एतमाद के साथ। बजट मईशत को मजबूत करने के साथ साथ आम आदमी को भी फराहम करेगा नए मौक़े। वज़ीर आज़म आज बजट और खुद कफील भारत के मौजू पर करेंगे बात। बजट में आज़ादी के अमृत महोत्सव में भारत 100 का विजन किया गया पेश। कनेक्टिविटी के साथ साथ गांव, गरीब किसान और आम आदमी के लिए किए गए बड़े ऐलानात। वज़ीर ख़जाना ने कहा मुल्क की शरह नमो इस साल 9.2% रहने का अंदाज़ा। बजट में डिजिटल इंडिया पर दिया गया जोर। आरबीआई शुरू करेगा डिजिटल करेंसी। तमाम पोस्ट ऑफिसर को बैंकिंग सिस्टम से किया जाएगा मुंसलिक। शहरियों की सहूलत बढ़ाने के लिए जारी किया जाएगा ई पासपोर्ट। रेलवे नेटवर्क 2000 किलोमीटर तक बढ़ेगा। अगले 3 सालों में चलेंगी 400 वंदे भारत ट्रेन। बजट का चाहर सूद किया गया खैर मकदम। आम आदमी के साथ साथ लीडरों ने भी किया खैर मकदम। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने बजट को बताया विशनरी। कहा इससे मईशत में आएगी बड़ी तब्दीली। वज़ीर दिफा ने मुल्की सनतों से खरीदारी के लिए डिफेंस कैपिटल पर प्रोक्योरमेंट बजट का 68% मुख्तत करने का किया खैर मकदम। जेपी नड्डा ने बजट को बताया गरीबों की फलाह और बहबूद वाला बजट। रियासतों के वज़राए आला ने भी बजट का किया इस्तकबाल। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने मगरब पर लगाए बड़े इल्ज़ाम। कहा यूक्रेन पर रूस के सिक्योरिटी खदशात को नज़रअंदाज करते हुए मगरबी ममालिक जानबूझकर बना रहे हैं जंग का माहौल। अंडर-19 वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय टीम का हदफ है मुसलसल चौथी बार टूर्नामेंट पर कब्जा करना। आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सादिया अली। नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। लोकसभा में आज सदर जमहूरिया के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक शुरू होगी। बीजेपी रुकन पार्लियामेंट हरीश द्विवेदी ऐवान में शुक्रिया की तहरीक पेश करेंगे और बहस का आगाज करेंगे। लोकसभा में शुक्रिया की तहरीक पर बहस के लिए 4 दिन का वक्त रखा गया है। ऐवान की कार्रवाई आज शाम 4 बजे शुरू होगी। बजट इजलास के पहले मरहले में बकिया दिनों के लिए भी लोकसभा की कार्रवाई का वक्त शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक रखा गया है। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज दिन के 11 बजे एक प्रोग्राम में बजट 2022-23 पर बात करेंगे। एक ट्वीट में वज़ीर आज़म ने कहा कि इस बजट में ज़राअत के शोबे में बड़ी तब्दीलियाँ लाने के मकसद से बहुत से इल्तज़ामात रखे गए हैं, जिनमें उनके लिए कर्ज़ की सहूलत को यकीनी बनाना, MSP फूड प्रोसेसिंग को फ़रोग़ देना और इस शोबे में स्टार्टअप की हौसला अफजाई करना शामिल है। इन इक़दाम से मेहनती छोटे किसान खुशहाल होंगे। आज के आत्मनिर्भर भारत का बजट हमारी तरक्की के दौरान नई तवानाई और ताकत लेकर आया है, ख़ास तौर पर ऐसे वक्त में जब हम पूरी हिम्मत के साथ आलमी वबा से लड़ रहे हैं। ये बजट इंफ्रास्ट्रक्चर, ज़्यादा सरमायाकारी, ज़्यादा तरक्की और ज़्यादा मुलाजमतें लेकर आया है। ज़िंदगी के तमाम शोबों के लोगों ने इस आत्मनिर्भर भारत के बजट का खैर मकदम किया है। मुल्क के नौजवान इस बजट को एक ऐसे बजट के तौर पर देखते हैं जो उनकी उमंगों को पंख दे सकता है। तमाम शोबों में मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने का जो इंतज़ाम किया गया है वो काबिल ज़िक्र है। इस साल के बजट में पहाड़ी इलाकों, दूर दराज के इलाकों और गंगा के किनारे रहने वाले लोगों की तरक्याती ज़रूरियात को पूरा किया जाएगा। ये हुकूमत की पॉलिसी के मुताबिक है, जिसकी तवज्जो जामी तरक्की पर मरकूज़ है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बजट का इस्तक़बाल करते हुए कहा है कि बजट को 100 साल की सबसे बड़ी आफत के दौरान तरक्की का नया एतमाद और मईशत को मजबूत करने वाला बजट बताया। ये बजट 100 साल की भयंकर आपदा के बीच विकास का नया विश्वास लेकर आया है। ये बजट
अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ ही सामान्य मानवी के लिए अनेक नए अवसर बनाएगा। ये बजट मोर इंफ्रास्ट्रक्चर, मोर इन्वेस्टमेंट, मोर ग्रोथ और मोर जॉब की नई संभावनाओं से भरा हुआ है। और एक नया क्षेत्र और खुला है और वो है ग्रीन जॉब्स का। ये बजट तत्कालीन आवश्यकताओं का भी समाधान करता है और देश के युवाओं के उज्जवल भविष्य को भी सुनिश्चित करता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने खिताब में कहा कि इस बजट का अहम पहलू ये है कि इसमें गरीबों की फलाह पर खास तवज्जो दी गई है। इस बजट का एक महत्वपूर्ण पहलू है गरीब का कल्याण। हर गरीब के पास पक्का घर हो, नल से जल आता हो, उसके पास शौचालय हो, गैस की सुविधा हो, इन सभी पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके साथ ही आधुनिक इंटरनेट कनेक्टिविटी पर भी उतना ही जोर है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बजट के इल्तिज़ाम में इस बात को यकीनी बनाया गया है कि ज़राअत मुनाफा बख्श हो और एग्री स्टार्टअप्स की हौसला अफजाई हो। बजट के प्रावधान यह सुनिश्चित करने वाले हैं कि कृषि लाभप्रद हो, इसमें नए अवसर हो, नए एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देने के लिए विशेष फंड हो या फिर फूड प्रोसेसिंग उद्योग के लिए नया पैकेज। इससे किसानों की आय बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी। एमएसपी खरीद के माध्यम से किसानों के खाते में 2.25 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा सीधे ट्रांसफर किए जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इस बजट में क्रेडिट गारंटी में रिकॉर्ड इजाफे के साथ कई दीगर स्कीमों का ऐलान किया गया है। मरकजी वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमन ने बजट पर डीडी न्यूज़ के साथ एक खुसूसी मीटिंग में कहा कि हुकूमत किसानों के मफादात के लिए पाबंद अहद है। हुकूमत किसानों की तरक्की के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि एमएसपी जारी रहेगा। खेती का दशा और दिशा तय करने वाला किसान है। सरकार उनके साथ मदद करने के लिए जितने भी करना है वो करने के लिए तैयार है। सोलर पावर जनरेशन, बी कीपिंग और खेती में भी एक हिस्से में एग्रो फॉरेस्ट्री, फिर प्रोसेसिंग के द्वारा, फिर उनको भी हाई यील्डिंग सीड्स देने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इस बजट में हमारी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा भी बहुत सारे कदम के लिए हमने रास्ता इसमें दिखाया और पैसा भी उसके लिए अलोकेट किए। एक्सपोर्ट के लिए किसान रेल जैसे नॉर्थ ईस्ट से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का विदेश में बहुत ही डिमांड है। उनके लिए प्रोडक्ट्स को एयरलिफ्ट करना पड़ता है, नहीं तो उनके लॉजिस्टिक्स बीइंग व्हाट इट इज एग्रीगेट करना भी असंभव की बात होता है। ऐसे बहुत सारे रास्ता हम खोज रहे हैं जिसके द्वारा किसान की आमदनी दोगुनी होगी। सिर्फ एमएसपी रहेगा नहीं, मगर अब तक के कभी नहीं पहले हुआ उतना प्रोक्योरमेंट अभी हो रही है। पिछले 4-5 साल से लगातार एमएसपी हाईएस्ट दिया जा रहा है, रेट भी हाईएस्ट, क्वांटम प्रोक्योरमेंट भी हाईएस्ट और तुरंत डीबीटी के द्वारा उनके हाथ में पैसा भी जाए। वज़ीर ख़ज़ाना ने मज़ीद कहा कि हुकूमत वर्चुअल डिजिटल असासों से होने वाली आमदनी के साथ साथ आरबीआई के जरिए जल्द ही डिजिटल करेंसी मुतारिफ करने पर भी गौर कर रही है। जो बाहर का एक्टिविटी है, प्राइवेट लोगों के आपस में जो एक्टिविटी है, डिजिटल एक्टिविटी है, उसको क्रिप्टो एक्टिविटी जो हम बोल रहे हैं, उसमें बहुत सारे एसेट क्रिएट करते हैं लोग। वो जो एसेट का हम लूसली करेंसी क्रिप्टो करेंसी बोलते हैं, वो करेंसी नहीं है। एनएफटी जिसको आप कह सकते हैं, बहुत सारे वैरायटी है उसमें। उसका ट्रांसैक्शन में जो मुनाफा कमाते हैं लोग, उसके ऊपर हमने 30% तक टैक्स लगाए।
और उसमें टीडीएस भी ले आए। वो करेंसी का नाम पर हम कैसे उपयोग करेंगे करना ठीक नहीं है, क्योंकि करेंसी बैंक के पास है, सेंट्रल बैंक के पास है, रिजर्व बैंक के पास। वज़ीर ख़जाना ने रेलवे निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए तेज़ रफ्तार ट्रेनों की तोसी का बड़ा ऐलान कर दिया। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि 400 नई जनरेशन की वंदे भारत ट्रेनें अगले 3 सालों में आत्मनिर्भर भारत स्कीम के तहत तैयार की जाएंगी। ये ट्रेनें बेहतर तवानाई की हामिल होंगी। इनमें मुसाफिरों का सफ़र का तजर्बा भी बेहतर बनाया जाएगा। As a part of Atmanirbhar Bharat, 2,000 kilometers of network will be brought under Kavach, the indigenous world-class technology for safety and capacity augmentation in 2022-23. 400 new generation Vande Bharat trains will better energy efficiency and passenger riding experience will be developed and manufactured during the next 3 years. 100 PM Gati Shakti cargo terminals for multimodal logistics facilities will be developed during the next 3 years. और वज़ीर ख़जाना के ज़रिए आम बजट 2022-23 पार्लियामेंट में पेश करने के बाद डीडी न्यूज़ ने इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मवासलात और रेलवे के वज़ीर अश्विनी वैष्णव से खुसूसी बातचीत की। इंटरव्यू के दौरान वज़ीर रेल अश्विनी वैष्णव ने बजट का खैर मकदम करते हुए कहा कि जब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क की बागडोर संभाली थी तो मईशत की बहुत बुरी हालत थी। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत के पेश करदा बजट में सरमायाकारी बढ़ाने पर जोर दिया गया है। एक इन्वेस्टमेंट ड्रिवन ग्रोथ की बजट की एक पूरी की पूरी डायरेक्शन चेंज करने वाली कल्पना की गई। तो पिछले बजट में 5.5 लाख करोड़ का कैपिटल इन्वेस्टमेंट हुआ था पिछले साल के, और आज 7.5 लाख करोड़। स्वतंत्र भारत के इतिहास में कभी भी इतना बड़ा कैपिटल इन्वेस्टमेंट किसी भी बजट में आज तक सोचा नहीं है। बजट में कोच तकनीक रेल नेटवर्क के ऐलान पर वज़ीर रेल ने कहा कि एक ऐसी तकनीक है जिससे रेल हादसात को रोका जा सकता है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी की मदद से हादसात की तादाद को 0 तक लाने में भी मदद मिलेगी और बाद में इस टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट भी किया जाएगा। कवच से आप सोचिए कि अगर 2 ट्रेन्स अपनी एक तरफ सेम पटरी पे अगर आ भी रही हैं, बाई चांस गलती से विदिन 1 किलोमीटर अपना आप रुक जाएंगी। बाई चांस एक ट्रेन एक ही पटरी में आगे जा रही है, उसके पीछे जा रही है, विदिन 1 किलोमीटर अपने आप रुक जाएगी। ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन है ये। चाहे फॉग हो, चाहे कोई कंडीशन हो, किसी भी कंडीशन में आज ड्राइवर को, पायलट को बाहर देखना पड़ता है, उसको बाहर किस तरह से है उस पर भरोसा करना पड़ता है। इसमें कैब के अंदर ही ड्राइवर को सब कुछ दिख जाएगा। हमें विश्वास है अगले 4-5 सालों के बाद में, अगर हम 4-5 वर्षों में अगर इसको हम अपने नेटवर्क पे प्रूव कर लेंगे, उसके बाद में इसको एक्सपोर्ट करेंगे। नाज़रीन, आइए अब आम बजट 2022-23 में टैक्स से जुड़ी बड़ी बातों पर एक नजर डालते हैं। इनकम टैक्स में कोई छूट नहीं दी जाएगी। कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए कॉरपोरेट के बराबर कम से कम मुतबादिल टैक्स कम करके 15% करने की तजवीज़। अब टैक्स के दायरे में आएगी क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसियों से होने वाली आमदनी पर 30% टैक्स अदा करना होगा। दाखिल करदा ITR में गलती को दुरुस्त करने के लिए 1 टाइम विंडो की सहूलत दी जाएगी। 2 साल के अंदर अपडेटेड रिटर्न दाखिल किया जाएगा। जनवरी में मजमूई GST महसूल 1,40,986 करोड़ रुपए। स्टार्टअप्स को टैक्स मराहत का फायदा देने के लिए कॉरपोरेशन की मुद्दत 1 साल से बढ़ाकर 31 मार्च 2023 तक कर दी गई। रियासती हुकूमत की तरफ से NPS में शिराकत पर टैक्स कटौती को मुलाजमीन के लिए 10% से बढ़ाकर 14% करने की तजवीज़। कॉरपोरेट सरचार्ज को 12% से कम करके 7% किया जाएगा। 1 हद से ज्यादा वर्चुअल असासों की मुंतकली पर 1% TDS तोहफों पर टैक्स लगेगा। तवील मुद्दती सरमाए के फायदे पर सरचार्ज की हद 15% तक महदूद।
तलाशी और जब्ती की कार्रवाई के दौरान गैर एलानिया आमदनी पर किसी नुकसान की भरपाई की इजाजत नहीं। और ये थे बजट के खास पॉइंट्स। आगे बढ़ेंगे। सिनती तंजीम फिक्की के सरबराह संजीव मेहता ने बजट पर अपनी राय पेश की है, सुनते हैं। Oriented budget and capital expenditure will result in a multiplier effect, and it will help us grow. And we must remember that last year was a turnaround, and going forward it would be building on the base of 21-22, which is not going to be easy, but targeting a 8% plus growth rate. What came out in the economic survey yesterday is absolutely again the right thing for the country, and we now need to get into a space where we can get sustainable high rate of growth. So one would like to compliment the finance minister for this budget. There are still many things we need to look at the fine prints as to the outlay on health sector, outlay on education, outlay on Manrega, which we shall do in due course, but the headlines are that this should augur well for the country and well for the business. उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के लिए सियासी पार्टियां मुसलसल कोशिशें कर रही हैं। रियासत में पहले और दूसरे मरहले के लिए इंतखाबी मुहिम अपने उरूज पर है। हुक्मरान बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस, एसपी, बीएसपी भी इंतखाबी मुहिम में मसरूफ़ है। बीजेपी लीडर और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह आज अलीगढ़ के उत्तरावली असेंबली हल्के में एक जलसा आम से खिताब करेंगे। अमित शाह की इंतखाबी रैली की तैयारियां MB इंटर कॉलेज उत्तरावली में मुकम्मल कर ली गई हैं। वज़ीर दाखिला बदायूं में 2 अवामी जलसों से भी खिताब करेंगे। अमित शाह की पहली इंतखाबी रैली सहसवान असेंबली हल्के में होगी। वो सहसवान रोड पर वाक़ई रामलीला मैदान में जलसा आम से खिताब करेंगे। इसके बाद वो बदायूं के गांधी ग्राउंड में एक जलसा आम से खिताब करेंगे। ज़िले में पार्टी की इंतखाबी तैयारियों का जायज़ा लेने के साथ साथ मरकज़ी वज़ीर दाखिला मुख्तलिफ कुंबों से रब्ता करके पार्टी उम्मीदवारों के लिए वोट भी मांगेगी। इस बीच उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ आज बुलंदशहर और मथुरा में क़याम करेंगे, जहां वज़ीर आला अवामी मीटिंगों और आवाम से रब्ता करके कई तंजीमी प्रोग्रामों में हिस्सा लेंगे। योगी आदित्यनाथ आज दोपहर बुलंदशहर के गुलावटी के रामलीला मैदान में एक जलसा आम से खिताब करेंगे। वज़ीर आला मथुरा में भी एक जलसा आम से खिताब करेंगे। और बीजेपी ने उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के लिए मजीद 17 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की है। पार्टी ने लखनऊ के कई सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। ब्रजेश पाठक को लखनऊ कैंट सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। लखनऊ सेंट्रल से रजनीश गुप्ता, PKT से योगेश शुक्ला, लखनऊ ईस्ट से आशुतोष टंडन, ED के जॉइंट डायरेक्टर रहे राजेश्वर सिंह को सरोजनी नगर से उम्मीदवार बनाया गया है। यहाँ से योगी हुकूमत में वजीर रहने वाली स्वाति सिंह MLA थीं। लखनऊ वेस्ट से अंजनी श्रीवास्तव, लखनऊ सेंट्रल रजनीश गुप्ता और मोहनलालगंज से अमरीश कुमार को टिकट दिया गया है। और इलेक्शन कमीशन ने मंगल को गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए 15 खुसूसी मुशाहिदों का तकर्रुर किया है। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात को रुकावट से पाक बनाने के लिए मुशाहिदों से बातचीत की। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि खुसूसी मुशाहिद रियासत में काम करने वाली इंतखाबी मशीनरी के काम की निगरानी करेंगे। कमीशन ने यह भी कहा कि मुशाहिद निचली सतह पर आज़ादाना, मुनसिफाना और वोटरों के मुताबिक इंतखाबात कराने के लिए कमीशन की आंख और कान की तरह काम करेंगे। डिजिटल इंडिया में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की मकबूलियत काफ़ी आगे है। वज़ीर आज़म मोदी यूट्यूब पर भी काफ़ी मकबूल है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर्स की तादाद 1 करोड़ से तजावुज़ कर गई है। ये वो मकाम हासिल करने वाले दुनिया के पहले रहनुमा हैं। PM मोदी ने 26 अक्टूबर 2007 को यूट्यूब ज्वाइन किया था। आलमी रहनुमाओं में PM मोदी के बाद ब्राज़ील के सदर बोल्सोनारो हैं, जिनके 36 लाख सब्सक्राइबर हैं। वज़ीर आज़म मोदी भले ही 2007 में यूट्यूब पर आए हों, लेकिन उन्होंने 4 साल बाद पहली वीडियो 18 मार्च 2011 को अपलोड की। ये वीडियो गुजरात के बजट 2011-12 की है। इस वीडियो को 35,375 मरतबा देखा गया है। इसे 1400 लाइक्स मिले हैं। उसके बाद से उनके चैनल पर वीडियोस आती रहीं, जिन्हें लाखों लोग देख चुके हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के चैनल का सबसे मकबूल वीडियो दिव्यांग का है। 14 सेकंड के इस वीडियो में मोदी जी एक नौजवान से मिल रहे हैं। नौजवान मोदी से बात करते हैं तो बाद में उनके पाँव छूकर
दुआएं लेते हैं। ये वीडियो काशी का है जिसे 19 फरवरी 2019 को अपलोड किया गया था। इसे 7 करोड़ से ज़्यादा व्यूज़ मिले हैं। इसे 11 लाख लाइक्स भी मिले हैं। वज़ीर आज़म इस चैनल से PMO इंडिया, बीजेपी मोदी के साथ योगा और एग्ज़ाम वॉरियर्स मंत्र यूट्यूब चैनल को भी फ़रोग़ देते हैं। वो अपने चैनल पर हुकूमत से मुतालिक स्कीमें, लाइव प्रोग्राम भी दिखाते हैं। कबायली उमूर के मरकज़ी वज़ीर अर्जुन मुंडा ने मुल्क के तमाम तलबा बिलखुसूस कबायली इलाक़ों में वाक़े एकलव्य मॉडल रिहायशी स्कूल के तलबा से परीक्षा पे चर्चा में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शिरकत की अपील की है। उन्होंने कहा कि ये मुल्क के 367 एकलव्य मॉडल स्कूलों के तलबा, उनके वालिदैन और असातिज़ा के लिए वज़ीर आज़म से बात करने का एक सुनहरा मौका है। परीक्षा पे चर्चा मुकाबले में शिरकत की आखिरी तारीख 3 फरवरी है। और अब बात करेंगे भारत में टीकाकारी मुहिम की। भारत ने कोरोना वबा के खिलाफ जारी जंग में एक और रिकॉर्ड कायम किया है। कोविड वबा के खिलाफ सबसे मौसर हथियार के तौर पर शुरू की गई वैक्सीनेशन मुहिम के तहत मुल्क में अब तक 167 करोड़ से ज़्यादा खुराकें दी जा चुकी हैं। वैक्सीनेशन मुहिम मुल्क में लोगों को कोविड से तहफ़्फ़ुज़ का एक अहम ज़रिया है और इसका आला सतह पर मुसलसल जायज़ा और निगरानी की जा रही है। दुनिया भर की अगर बात करें तो कई ममालिक ने कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के फैलाव को रोकने के लिए आयद पाबंदियों में नरमी करना शुरू कर दी है। आलमी सतह के इदारे WHO ने मंगल को कहा कि कोविड-19 पर फतह का ऐलान करना या उसके फैलाव को रोकने की कोशिशों को तर्क करना जल्दबाजी होगी। WHO ने कहा है कि जहां ओमिक्रॉन वेरिएंट को कोविड-19 के दीगर अक़साम के मुकाबले हल्का समझा जा सकता है, वहीं दुनिया के बेशतर खित्तों में अमवात में इजाफा भी देखा जा रहा है, जो तशवीशनाक है। WHO के सरबराह टेड्रोस घेब्रेयेसस ने सहाफ़ियों को बताया कि किसी भी मुल्क के लिए हथियार डालना या फतह का ऐलान करना अभी जल्दबाजी है। और अब रुख करेंगे खेल के मैदान का। वेस्ट इंडीज़ में जारी अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में जब भारतीय टीम आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे सेमीफाइनल में खेलेगी तो उसकी नज़रें मुसलसल चौथी बार टाइटल मैच में जगह बनाने पर होंगी। टीम इंडिया ने अब तक शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए मुकाबले में एक भी मैच नहीं हारा है। यश दल की क़यादत वाली भारतीय टीम ने मैदान पर मुखालफिन और उसके बाहर कोरोना को शिकस्त दी है। मुसलसल 4 मैच जीतने वाली भारतीय टीम के पास अब ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम है। भारत क्वार्टर फाइनल में पिछली बार के फाते बांग्लादेश को शिकस्त देने में कामयाब हुआ था। दूसरी जानिब ऑस्ट्रेलियाई टीम ने पाकिस्तान को क्वार्टर फाइनल में शिकस्त दी थी। भारत के पास हरनौर सिंह, रघुवंशी और राज बावा के अलावा यश और राशिद जैसे अच्छे बल्लेबाज हैं। रघुवंशी ने अब तक 4 मैचों में सेंचुरी की मदद से 272 रन बनाए हैं और वो भारत के बेहतरीन स्कोरर रहे हैं। बावा ने इतने ही मैचों में 217 रन बनाए हैं। उधर 12 और 13 फरवरी को होने वाली IPL की बड़ी नीलामी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसके लिए खिलाड़ियों की हतमी फहरिस्त भी आ गई है। इस बार बड़ी नीलामी में 590 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। एक ही वक्त में 10 टीमों के पास कुल 217 स्लॉट खाली हैं। इस बार मेगा ऑक्शन के लिए 19 ममालिक के 1214 खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जिनमें से 590 खिलाड़ियों को हतमी नीलामी के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। 590 खिलाड़ियों में से 228 खिलाड़ी बैनुल-अक़वामी मैच खेल चुके हैं। इसके साथ ही 335 ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अब तक IPL नहीं खेला है, यानी इन खिलाड़ियों के पास अभी तक इंटरनेशनल क्रिकेट का तजुर्बा नहीं है। ये IPL का 15वां एडिशन होगा। फाइनल लिस्ट में 48 खिलाड़ी शामिल हैं जिनकी बुनियादी कीमत 2 करोड़ रुपए है। साथ ही 20 खिलाड़ियों की बुनियादी कीमत 1.5 करोड़ रुपए है। 34 खिलाड़ियों की बुनियादी कीमत 1 करोड़ और नीलामी में ऑस्ट्रेलिया के 47 खिलाड़ी भी हिस्सा लेंगे। मस्कत में खेली जा रही FIH प्रो लीग में भारतीय खवातीन हॉकी टीम ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए मुसलसल दूसरा मैच भी जीत लिया है। मंगल को खेले गए मैच में भारतीय खवातीन ने चीन को 2-1 से शिकस्त दी। इस जीत के साथ ही भारत ने पॉइंट्स टेबल में दोबारा सरफहरिस्त मकाम हासिल कर लिया है। ये टीम इंडिया की चीन के खिलाफ मुसलसल दूसरी जीत है। भारतीय टीम ने गुरजीत कौर के 2 गोल की मदद से एक बार फिर से चीन को मात दी है। भारत के लिए पहला गोल गुरजीत कौर ने 30वें मिनट में किया। तीसरे क्वार्टर में चीन ने वांग शुमिन के गोल की मदद से भारत के स्कोर की बराबरी की, लेकिन उसके बाद चौथे क्वार्टर में गुरजीत कौर ने 49वें मिनट में गोल करके टीम को जीत दिला दी। और आइए अब जानते हैं मौसम का मिजाज।
और इसके साथ ये वक्त हो गया आप सभी से विदा लेने का। आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत।